हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय आप यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के स्पर्धा बैच में हैं, जो कि एसएससी जेईई 2023 का मैकेनिकल बैच है। हमारी संस्था ये एकेडमी लखनऊ में है और हम लोग पिछले कई सालों से 2017 से एसएससी जेईई की तैयारी करवा रहे हैं। अदर जो जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, यूपी आरबीयूएनएल, आरआरबी जेईई, पीपीसीएल जेईई, इन सब की तैयारी हो रही है। इस समय भी ऑफलाइन सेंटर पे सिविल के, मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं और ऑनलाइन बैच हमारा मैकेनिकल का चल रहा है जिसका नाम है स्पर्धा बैच। उसी में हम लोग आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आइए देखते हैं अब तक ले क्या हुआ है, ऑनलाइन बैच हमारा क्या है, कैसे चल रहा है। तो ये हमारा ऑनलाइन बैच है, जैसा कि मालूम है इसका नाम स्पर्धा बैच है, बाईलैंग्वेज बैच है। हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को यूज करते हुए ही ये पढ़ाया जाता है। आपको करना क्या होगा कि अगर ये पढ़ना लिखाना सब कुछ ठीक समझ में आ रहा है, बैच ज्वाइन करना है, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर यूथ इंजीनियर्स एकेडमी, ये जो आपको लोगो दिख रहा है, इसको आप वहाँ पे सर्च करिए और ऐसा लोगो मिलेगा, वो ऐप डाउनलोड करें। ऐप पर जाने के बाद आप देखेंगे कि स्पर्धा बैच आपको वहाँ एक मिलेगा कोर्स कंटेंट में। स्पर्धा बैच में जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने जब जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि जरूर ये मेरा रेफरल कोड है, स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, SJT20 मेरे नाम से ही है। इसको अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपको फीस में 20% का डिस्काउंट मिलेगा, एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पता करें कि स्पर्धा बैच में जो फैकल्टी इन्वॉल्व हैं वो कौन लोग हैं। वाईके रस्तोगी सर हैं, जो कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल पढ़ाएंगे। ओझा सर हैं, जो कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन पढ़ाएंगे। मेरे हिस्से में दिया गया है मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, तो सभी फैकल्टीज के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सर के पास 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 13 ईयर्स का ओझा सर के पास है। सब लोग काफ़ी सीनियर फैकल्टी हैं जो बहुत मेहनत के साथ आपके साथ लगे हैं। चलिए, तो आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखें क्या किया था कल तक और आज क्या करना है। 2 चैप्टर तो खत्म हो ही चुके हैं। पहला चैप्टर था फोर्स एनालिसिस और दूसरा चैप्टर था फ्रिक्शन। तीसरे चैप्टर में भी समझ लीजिए कि 75% काम हो चुका है, जो कि सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस टाइप की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें प्लेन बॉडीज के लिए सारा काम कर चुके हैं, सेंट्रोइड निकालना सीख लिया है और प्लेन एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया है। कल परसों से 2 दिन से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चक्कर में पड़े हैं और क्या क्या किया जरा देखा जाए तो चैप्टर का नाम तो यही है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला एक डेवलप किया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जब प्रूफ करेंगे किसी बॉडी के लिए तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर कोई कंपोजिट बॉडी हमें मिल जाती है जो कई शेप से मिलकर बनी है तो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। पिछले वीडियो में देखिएगा तो ये चीजें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएंगी। उसके बाद हम लोगों ने ये बेसिक शेप को डिजाइन किया और पता ये चला कि ये जो शेप है ना, इसमें ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है, इन चारों शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सभी को मालूम है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट ही सिमेट्रिकल है। तो इसकी हम लोग इसलिए प्रूफ नहीं करेंगे। फिर आती है बात, एक कोण बनाया था मैंने और एक हेमीस्फेयर बनाया था, अर्धगोला, और एक शंकु। ये दोनों को देखा गया तो वाई एक्सिस के अबाउट ये भी सिमेट्रिकल है, इसलिए एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई एक्सिस के अबाउट ए भी सिमेट्रिकल है, इसका भी एक्स बार 0 हो जाएगा, लेकिन वाई बार तो निकालना ही पड़ेगा। तो कल हम लोगों ने बहुत टाइम लगा था, इस तरीके से सब काम किया गया था। और कल आपने एक कोण की सेंट्रोइड कहाँ पाई जाती है तो आपने फाइनली प्रूफ किया था कि बेस से h/4 पर होती है, h/4 पर होती है। कोण की सेंट्रोइड हम लोग प्रूफ करके हम रखी हुई है। ठीक है, आज का काम क्या है? आज का काम ये है कि कोण का काम तो हो गया, y बार की वैल्यू क्या होगी, h/4। आज ये पता करना है कि ये हेमीस्फेयर का सेंट्रोइड कहाँ होता है, y बार कितना होगा। आंसर मालूम है, दैट विल बी 3r/8। इसी को आज प्रूफ करना है। तो फिर से तैयार हो जाइए मेरे साथ एक छोटा सा इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना। आइए देखते हैं। तो सपोज दैट कि अपने पास एक हेमीस्फेयर है, ठीक है। हेमीस्फेयर कुछ बना लेते हैं भाई। देखिए, ये एक हेमीस्फेयर जैसा मैं कुछ बना रहा हूँ, है ना। कोशिश कर रहा हूँ कि हेमीस्फेयर ही लगे, ठीक है।
लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं हाथ से बनाता हूँ। ठीक है, पहला डालिए हेडिंग। हेडिंग क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, अर्धगोला। है ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालनी है। चलिए देखा जाए, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, यूज क्या करना है तो भाई वाई बार का फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि वाई बार ही निकालना है। इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम, इसी को आप कैपिटल एम के नाम से जानते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉडी। अल्टीमेटली फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है, यही एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक हेमिस्फीयर बनाया जाए। सपोज दैट कि ये मैंने एक हेमिस्फीयर नहीं बना, सही नहीं बना, ऐसे करके ये कुछ मैंने हेमिस्फीयर बनाया, लग रहा है ना अर्धगोला। ठीक है, ये नीचे इसका बेस हो गया, ऐसे करके खड़ा हुआ है। तो इसमें इसका जो डायमीटरल लाइन कौन सी हो जाएगी? तो अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं तो ये डायमीटर जो होगा, ये गोले का डायमीटर वाली लाइन हो जाएगी। इसी में इसका डायमीटर का सेंटर कहां पाया जाएगा? तो डायमीटर का सेंटर आपको बिल्कुल बीचों बीच में यहां कहीं पे पकड़ में आएगा, है ना, यहां पकड़ में आएगा। तो सपोज दैट इसकी लाइन एक बना ली जाए, वर्टिकल लाइन, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। अब जरा समझिए इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि इसे कह रहे हैं एक्स एक्सिस और इसको कह रहे हैं वाई एक्सिस। डन है, बात समझ में आ गई ना? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कंफर्म है कि इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, लेफ्ट राइट देखिए दोनों तरफ बराबर चल रहा है। क्लियर है ना? अच्छा, एक बार ऑडियो वीडियो जरा चैट बॉक्स में बता दें, ऐसा ना हो कि कुछ फंस रहा हो। चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो के बारे में क्लियर कर दें, सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमें एक्स बार की वैल्यू 0 है तो कंफर्म हो गया कि हमें एक्स बार की वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। तो एक्स बार की वैल्यू 0 मिलेगी क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, इसलिए एक्स बार 0 होगा। लेकिन वाई बार हमें निकालना पड़ेगा, तो मकसद अपना वाई बार निकालने से है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो पूरे करेंगे ऐसे कि हमेशा की तरह जैसे हम लोग एक स्ट्रिप एज्यूम करते थे, ऐसे ही एक स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप देखिए, ऐसे एज्यूम कर लिया जाए। ये पतली सी स्ट्रिप है, ये पतली सी स्ट्रिप है। ठीक है, कहाँ इसकी थिकनेस कुछ मान लेंगे, डीवाई मान लेंगे अभी थोड़ी देर में, पछाने की बात कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये एलिमेंट आपने माना, एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया कि इसकी थिकनेस कितनी है? तो इसकी थिकनेस बेटा डी वाई, ये थिकनेस है डी वाई। कहाँ एज्यूम किया है? तो आप कह रहे हैं कि इसको बेस से वाई डिस्टेंस ऊपर, यहां से लेकर, रुकिए जरा, यहां से हमने इसको वाई डिस्टेंस ऊपर एज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस है वाई। आप लिख सकते हैं कि कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द बेस। आधार से वाई डिस्टेंस ऊपर एक डी वाई मोटाई का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, है ना। तो अब जब इसी को, जब हम इस एलिमेंट को लेंगे, हमें इसी एलिमेंट का मास वास निकालना पड़ेगा। थोड़ा छोटा कर ले डायग्राम, बहुत स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये फालतू हो गया, और इसको उठा के क्या कर रहे हो, ये उठा के यहाँ चला आया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमें करना क्या है कि इसी स्ट्रिप को जो निकाल के बाहर लाए। क्या सोचिए, अगर ये सोचिए कि एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, मक्खन का बना है, बटर का, और चाकू से ऐसे काट के इस स्लाइस को ऐसे बाहर निकाल लें। जब बाहर निकालेंगे तो ये स्लाइस आपको कैसी दिखाई पड़ेगी? इसी स्लाइस को अगर यहाँ से निकाल के बाहर निकाल लिया जाए तो कैसे दिखाई पड़ेगी? कल्पना करिए, एज्यूम करिए, आंख बंद करके सोचिए कैसे दिखाई पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है। ये भी एक छोटी सी
डिस्क जैसी कोई चीज दिखाई पड़ेगी। देखिए देखिए, अभी ध्यान दीजिए, यही तो दिखाई पड़ेगी ना। ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसको निकाल के बाहर करेंगे तो उसमें से कट के निकलेगा, तो ये स्लाइस ऐसे ही तो आएगी। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मोटा कर लीजिए। अब लग रहा है ना, अब लग रहा है, ठीक है। ये जो आपको स्लाइस मिली है, ये क्या मिला है? एक डिस्क मिला है, एक डिस्क जैसी चीज आपको मिलेगी। जो डिस्क मिलेगी तो डिस्क की एक एक्सिस भी होनी चाहिए, ठीक है भाई। देखिए, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, ये वही वाई एक्सिस यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। क्लियर है? अच्छा, ये डिस्क मिल गया तो डिस्क के बारे में जरा डायमेंशन देखें, डायमेंशन क्या क्या मिलेंगे। तो डिस्क की ये डायमेंशन कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन क्या हो जाएगी? dy। बात समझ में आ रही है ना? ये डायमेंशन आपको मिल जाएगी dy। क्लियर है? साफ दिख रहा है? अब सवाल पैदा होता है, डिस्क का रेडियस कितना है? ये तो नहीं मालूम है। यहां तो रेडियस कितना है? जितना रेडियस हमारे, ये तो लिखा ही नहीं हमने भाई, इसका रेडियस कितना है, जरा देखिए तो कितना रेडियस है। सपोज दैट हेमीस्फेयर का रेडियस एज्यूम कर लेते हैं, कितना एज्यूम कर लेते हैं? r। ठीक है भाई, हेमीस्फेयर का जो रेडियस है, ये रेडियस मान लेते हैं यहां से यहां तक, कितना है? दैट इज r। r का मतलब क्या है? चाहे r लिखें चाहे डायमीटर का आधा लिखें, d/2। अगर डायमीटर d है तो रेडियस d/2 हो जाएगा। तो ये जो रेडियस है वो नीचे यहां पर d है, डायमीटर यहाँ d है ना, रेडियस यहाँ r है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो रेडियस कम हो जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा, कितना है, ये हमें नहीं मालूम है ना। चलो, नहीं मालूम है तो क्या, पिछली बार भी नहीं मालूम था, जैसे ठीक वैसे ही जैसे आपको कोन में इसका रेडियस नहीं मालूम था डिस्क का, तो आपने x मान लिया था, ठीक वैसे ही जरा यहाँ आते हैं, है ना। ये डिस्टेंस हम लोग भी इसको भी x एज्यूम कर लेते हैं। क्या? कहां से कहां तक? इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग भी x एज्यूम कर लें। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई? दैट विल बी x। ठीक है। अब आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस x है और थिकनेस dy है। हमें इसी डिस्क का ही मास निकालना है। सारी कहानी तो डिस्क के मास की है ना। ठीक है, क्या करना है? इसी डिस्क का मास निकालना है, उसी को आप डीएम कहेंगे। इसी डिस्क का हम चाह रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए? मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क, जिसको आप कहेंगे डीएम। जरा डीएम समझिए क्या होगा। मास क्या होता है? हमेशा की तरह हमें मालूम है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा डिस्क है, जिस मटेरियल का है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, लोहे का है, मक्खन का है ना, किसी का भी है, उसका जो डेंसिटी है कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट इस स्फीयर की जो डेंसिटी है वो रो है ना। दिस इज द डेंसिटी, घनत्व। ठीक है भैया, ये घनत्व रो है। तो अगर हमें डीएम लिखना है तो डीएम की वैल्यू क्या लिखेंगे? मास ऑफ डिस्क इंटू वॉल्यूम, है ना। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। और इस डिस्क का वॉल्यूम देख लेंगे। वॉल्यूम किसका? ऑफ डिस्क। ठीक है, हर किसी को मालूम है डिस्क क्या होता है। डिस्क एक सिलेंडर ही तो है, एक ऐसा सिलेंडर जिसको ऐसे मार के चिपका दिया गया है, वो पतला हो गया है। जैसे आपका 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, ये डिस्क ही तो है ना। घर में रोटी बेलने वाला चौका डिस्क ही तो है। तो पहले ऐसे था, उसको दबा के चिपका दिया गया। तो डिस्क का वॉल्यूम अगर निकालना चाहेंगे तो सिलेंडर के फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये यहां अप्लाई करें। चलिए, तो क्या लिखेंगे? डीएम इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हो गया। इंटू हाइट, हाइट कितनी है डिस्क की? डीवाई है, इंटू डीवाई, इंटू डीवाई। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमारा हेमिस्फीयर चल रहा था। आप देखिए पलट के, तो आपको जैसा हेमिस्फीयर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, ये वैसे ही दिखाई पड़ रहा है।
बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए अब समस्या क्या है, तो समस्या यही तो है कि हमें x की वैल्यू नहीं मालूम है ना। ये जो x है ये अननोन है, तो हमने बाहर से ले आए हैं कहीं से, है ना, उड़ता पंछी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा x की वैल्यू है क्या, तो जरा इस डायग्राम में देखिए, तो ध्यान से बड़ा करके देखा जाए, ये x क्या है, डिस्क का रेडियस है, ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस है, तो मतलब ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x है, यही तो कहेंगे ना, ये डिस्क का रेडियस x है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो रेडियस को निकालने का कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, इसी को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, x कह रहे हैं, यही डिस्टेंस तो x है ना, ये डिस्टेंस x है। ठीक है जी, चलिए देखिए अब दिख गया होगा आपको क्या करने वाले हैं, दिख गया ना। ये येलो लाइन देखिए, येलो लाइन यहां से लेके यहां तक गई, ये डिस्टेंस कितनी है y, येलो लाइन यहां से लेके यहां तक गई, कितनी डिस्टेंस है x, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90। अब जरा बेटा ये बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइंट कर दूं, एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, कौन सी लाइन, देखिए यहां से लेकर इसको मैं और ऐसे मिला दूं, तो ये एक ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल में ये x है, ये y है, और ये क्या है, ये तो वही होगा, ये तो रेडियस है ना, ये वही होगा जो रेडियस यहाँ ऐसे मिलेगा, देखिए वही मिलेगा, नहीं तो ये तो रेडियस ही मिलेगा, ये तो रेडियस ही मिलेगा ना, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा रेडियस, क्या मिलेगा, रेडियस, रेडियस, ये मिलेगा रेडियस r, देखेंगे इसको कह रहे हैं रेडियस r, कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है। और जैसे ही आपको रेडियस r मिला और दिखाई पड़ा कि ट्रायंगल कैसा है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। इस ट्रायंगल में हम काम करने चल रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो मिलता क्या है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर निकल जाता है, दैट विल बी r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको भी क्या चाहिए, हमको भी केवल एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मिल तो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, इसी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लाके यहाँ पुट करना है, ठीक है। चलिए देखा जाए, ठीक, आइए चीज़ों को फिर छोटा कर लें, अपनी साइज में ले आए, ये साइज था, है ना, ठीक है, ये साइज था। चलिए अब इस वैल्यू को अगर यहाँ ले आते हैं तो हमें डीएम मिल जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि डीएम इक्वल टू रो पाई एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई। देखिए आपको ये मिल गया एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। यहां तो कोई समस्या आई हो जरा आप बता दें, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज थी, है ना, सबसे बड़ी चीज तो यही थी, यही हमेशा दिखाई पड़ता है इस ताम झाम में, यही एक चीज समझ में आनी चाहिए। अगर ये आ गया तो समझिए हो गया, बचा क्या है, अब क्या बचा है, अब कुछ बचा नहीं है ना। एक बार चैट बॉक्स में सूचना दे दें सब कुछ सही चल रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो बहुत काम बचा नहीं है यहाँ पे। चलिए देखा जाए, ठीक है। अच्छा अब ये मास भी फिक्स तो है नहीं, क्योंकि y हमारा वेरिएबल है, y चेंज होता है, जब y चेंज होता है तो y के चेंज होने से ये स्ट्रिप ऊपर नीचे जाएगी, इसका मतलब स्ट्रिप का मास तो चेंज होगा। हमें y की लिमिट चाहिए, y की लिमिट समझ में आ रहा है ना, y की लिमिट, जरा y की लिमिट के बारे में जरा चर्चा किया जाए, y की लिमिट क्या होगी। देखिए ध्यान से, ये हमारी स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप है, यही है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और सुंदर कर देते हैं, और सुंदर कर देते हैं, ये स्ट्रिप, यार इस स्ट्रिप को देखिए,
ये स्ट्रिप कहाँ रहेगी, यहाँ पे है और ये डिस्टेंस y है। जब ये स्ट्रिप नीचे आएगी तो y कम होके 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएगी y बढ़ने लगेगा, बढ़ते हुए कितना पहुंच जाएगा, ऊपर तक, कितना हो गया, रेडियस। तो y की लिमिट 0 to r, 0 to r, 0 to r। बात समझ में आ गई ना, कि y की लिमिट क्या हो गई, 0 से लेके r तक। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर ये नीचे भी पूरा पूरा फुल सर्किल होता तो क्या कहते हैं, y की लिमिट -r से +r, -r से +r। लेकिन क्योंकि ये सेमी हेमीस्फीयर है तो फ्रॉम 0 to +r, 0 to +r, है ना। पूरा होता तो -r से +r, तो लिमिट क्या हो गई, फ्रॉम 0 to +r। ये बात क्लियर हुई। तो आपको जो लिमिट मिल रही है, लिमिट क्या मिल गई, y की लिमिट क्या मिल गई, y की लिमिट होगी फ्रॉम 0 से लेकर r तक। यहां तक अब बात सब कुछ क्लियर हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। कोई दिक्कत आई हो तो जरूर जरा सूचना दे दें चैट बॉक्स में। इतनी बातें हमें मिल चुकी हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर हमें ये फॉर्मूले प्रूफ करने हैं। चलिए, तो आज मजाक मजाक में भी प्रूफ हो जाएगा कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। बचपन से मेंसुरेशन में पढ़ते आए हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या याद है आपको, क्या पढ़ा हुआ है, बताइए जरा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या पढ़ा हुआ है, मुझे याद आ रहा है 4/3 पाई r क्यू, यही पढ़ा हुआ है ना, यही तो पढ़ा हुआ है। अगर पूरा 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 गोला हो तो फुल कंप्लीट स्फीयर का, तो अगर हेमीस्फीयर हो जाएगा तो आज का आधा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। इसका हाफ हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए तो 2/3 पाई r क्यू, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते देखते ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि हेमीस्फीयर है तो हम वॉल्यूम दिखा पाएंगे आपको हम कि वॉल्यूम हमारा ये आता है 2/3 पाई r क्यू, ठीक है ना। जो आपने शायद कभी 12th में या कभी प्रूफ किया हो, डिप्लोमा में, बीटेक में कहीं प्रूफ किया हो, एक बार आज फिर से प्रूफ कर लेंगे कि ये कितना होता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं भाई। पहले सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर दैट इज m, इंटीग्रेशन ऑफ dm। बहुत ध्यान से देखिए, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dm कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to r, फ्रॉम 0 to r। dm की वैल्यू क्या है, रो पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy दैट इज m। बात समझ में आ रही है, रो पाई r स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। कुछ भाई छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूट जाएगा तो फिर मेरी गलती नहीं है, बता दीजिए चैट बॉक्स में। रो पाई इंटीग्रल ऑफ, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। चलिए भाई इंटीग्रेट करते हैं, तो रो पाई r स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, y, ठीक है, माइनस फॉर्मूला क्या लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यही फॉर्मूला लग रहा है। तो y की पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर r तक। थोड़ा और सॉल्व करें तो रो पाई, ये हो गया, y की वैल्यू हो जाएगी r, तो r की पावर 3 माइनस ये हो गया r की पावर 3 डिवाइड बाई 3। फिर देखिए क्या आ रहा है, रो पाई, इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से एक डिवाइड माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 r क्यू, है ना। दिस इज m, दिस इज m, m का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। दिस इज m, दिस इज m, m का मतलब क्या है, मास ऑफ हेमिस्फीयर, इंटीग्रेशन ऑफ dm। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लें, क्योंकि जिस फॉर्म में हम पढ़ते आए हैं, जानते हैं चीजों को, उसी तरीके से देखना चाहते हैं, तो इसी चीज को लिख सकते हैं क्या,
मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कह सकते हैं, है ना। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी लिखी हुई है और ये क्या लिखा हुआ है, इंटू 2/3 पाई आर क्यू। आपने एक एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया, बिल्कुल सुंदर सा डेवलप कर लिया है। देखिए ध्यान से, ये डेवलप कर लिया है। क्या मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है, मालूम ये चल रहा है, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, ये लिखा है डेंसिटी, और ये क्या लिखा हुआ है इतनी दूरी में, तो ये लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम। और ये क्या लिखा है, मास। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो 2/3 पाई आर क्यू है। अगर इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू है तो पूरे का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं मन करता मल्टीप्लाई करने का, अभी डिस्कस हुआ था कि पूरे की लिमिट क्या होगी, -r से +r। कुछ ना करिए, इसी में जो लिमिट्स हैं वो -r से +r ले लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, पूरे वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो बताओ। शर्मा जी समझ में आ रहा है? जरा चैट बॉक्स में सूचनाएं दीजिए सब लोग, यहां तक कोई समस्या हो तो बता दे हमको जल्दी से। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले में नीचे वाला टर्म सॉल्व कर लिया गया है, अब जरा ऊपर के टर्म की बात करनी है, अंश की। हर तो निकल गया, अब अंश की बात करें तो अंश की बात हम इधर करेंगे, YDM इधर सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए YDM। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए YDM सॉल्व करते हैं, YDM। तो अब यहां सॉल्व करने चल रहे हैं अंश, न्यूमरेटर YDM, YDM। ठीक है, तो पहले y लिखें और dm का टर्म क्या निकाला हुआ है, रो पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। यही तो है ना, लिमिट क्या है 0 to r। ठीक है जी, दिख रहा है ना। थोड़ा सा नीचे करते हैं, मुझे लग रहा है कि लोगों में छुप जा रहा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करें तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, रो पाई बाहर ले लिया, ये अंदर सॉल्व करें तो ये हो गया y r स्क्वायर माइनस y की पावर 3 0 to r, और ऐसे करके आ गया बेटा। समझ में आ रहा है ना, रो पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया है, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, y r स्क्वायर y की पावर 3। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा रो पाई, फॉर्मूला वही लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या दिखाई पड़ेगा, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, y को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 4 डिवाइड बाई 4। लिमिट लेंगे फ्रॉम 0 to r, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया रो पाई, और लिमिट अगर पुट करेंगे तो y की लिमिट क्या है r, तो ये हो जाएगा r की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस r की पावर 4 डिवाइड बाई 4। जीरो करेंगे खत्म हो जाएगा सर, इतना बचेगा, यही बचेगा ना। अच्छा ध्यान दीजिए क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 में से एक कम हो जाएगा, है ना। तो r की पावर 4/4 बचता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि रो पाई, यहाँ भाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 2r की पावर 4 माइनस r की पावर 4 दैट इज r की पावर 4 और डिवाइड बाई क्या हो गया 4। ऐसा मुझे लग रहा है कि YDM की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन साबित करना ये सही है गलत है ये तो आप ही वेरीफाई करोगे, है ना। क्योंकि मुझे बिल्कुल मालूम है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग कैलकुलेट जानते हो, मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हो। तो अब क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है कि हमारे पास ये सारी बातें आ चुकी हैं। इस फॉर्मूले को यूज करना था, न्यूमरेटर ही मिल चुका है, डिनोमिनेटर ही मिल चुका है। अब करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है। कैसे, आपको साफ दिख रहा है,
कि अगर आपको वाई बार निकालना है तो वाई बार निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसकी मदद लेनी पड़ेगी और इसकी मदद लेनी पड़ेगी, तब हमारा वाई बार निकलेगा। और वाई बार कैसे कहेंगे, अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप क्या कहेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है? चलो भाई चलो, काम खत्म होने वाला है। दैट इज वाई बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई बार कितना हो जाएगा, डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, रो पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, इसको देखें तो इनटू रो है ना पाई आर की पावर 3, इसका 2 बच रहा है तो ये 2 कर लिया और 3 ऊपर चला गया इंटू 3, यही तो बचा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, सभी कुछ कट रहा है, रो पाई से रो पाई चला गया, आर की पावर 3 से ये पावर कट के 1 बच गई है ना, आर बच गया, तो यहाँ से क्या आ गया 3r/8। साफ साफ दिखने लगा कि या वाई बार की वैल्यू आ गई 3r/8। यही तो कहा था ना, यही तो आने का वादा किया था आपसे, यही तो वादा हुआ था कि 3r/8 आएगा। तो इससे आपने प्रूफ कर लिया कि हेमिस्फेयर अर्धगोले की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, अर्धगोले की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो 3r/8 पर होती है। इसी को प्रूफ करने का हम लोगों ने प्लान किया था, जो कि प्रूफ हो चुका है। ठीक है जी, जो कि प्रूफ हो चुका है। तो हम लोग क्या क्या सीख चुके, देखिए ये कोन का प्रूफ कर लिया और ये प्रूफ कर लिया हम लोगों ने हेमिस्फेयर का। और फाइनली अपने पास इस बोर्ड पे जितने शेप हैं, जितने भी शेप हैं, उन सब का हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, तो ये बेसिक शेप है, और भी कोई शेप मिलने की वैसे उम्मीद नहीं है, एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है ना, तो अगर कुछ मिलेगा तो तरीका मिल चुका है, पैटर्न मिल चुका है, करना क्या है मिल चुका है। एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उसका मास निकालना है और इसमें इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देना है, यही इतना ही तो है ना। ठीक है, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये आर्टिकल भी यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, अब हम लोग अभी आज तैयारी करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक मास था, उसका गुरुत्व केंद्र निकाल लिया, उस मास का सेंटर कहाँ है ये निकाल दिया हम लोगों ने इतनी देर में। ठीक है ना, मास का सेंटर कहाँ है ये निकाल दिया। अब क्या निकालना है कि अगर वो मास किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे, जो कि सिविल में भले कोई सिविल डिपार्टमेंट की चीजें ना रोटेट करती हो, ज्यादातर उनकी चीजें स्टैटिक रहती हैं, बिल्डिंग में क्या घुमाओगे जी, है ना। लेकिन मैकेनिकल में हम लोग हैं, हम लोग तो मशीनें पढ़ते हैं, हमारी तो जिंदगी मशीनों के साथ है। मशीन का मतलब क्या है कि चीजों का मूव करना, मेंबर्स का, लिंक्स का मूव करना। तो हमारे यहाँ तो मास होगा, लिंक होगा, उसका मास होगा, वो रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि जब मास रोटेट करेगा तो हमें मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा ना। ठीक है, चलिए आइए, तो नेक्स्ट डालिए हेडिंग मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हेडिंग इज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। ठीक है ना, कब पिक्चर में आएगा, जब कोई मास घूमेगा, घूमते हुए मास का अगर कुछ कैलकुलेशन करना है तब ये पिक्चर में आएगा। ये बात क्लियर है ना। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे जैसे जैसे, ये तो हो गई बेटा हेडिंग। ठीक है, कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप फर्स्ट बताते हो हाफ m
वी स्क्वायर, यही बोलते हो ना। जहां पे वी क्या चीज है, तो साफ साफ बोलते हो साहब कि वी जो है, वी क्या चीज है, तो ये लीनियर वेलोसिटी है, रेखीय वेग है, लीनियर वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी सीधी रेखा में जा रही है, गाड़ी सीधी रेखा में जा रही है, तो उस गाड़ी का मास कुछ है, 100 200 500 किलो कुछ है, 80 की स्पीड है, गाड़ी में कितनी गतिज ऊर्जा है, तो आप कहोगे हाफ एम बी स्क्वायर निकाल दोगे। जरा सर पे देखिए, पंखा घूम रहा है, पंखे का कुछ मास भी होगा, सब मिला के तो 4 किलो होगा, 4 किलो के आसपास होगा। ये जब पंखा घूम रहा है तो इस पंखे में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी गतिज ऊर्जा है, तब क्या ये फॉर्मूला लगेगा? लीनियर वेलोसिटी तो है नहीं पंखे में कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब कोई चीज घूमती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से क्या पढ़ते आए हो, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहां पे ओमेगा क्या चीज है, तो आप कहोगे कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देखिए v को किसने रिप्लेस किया, ओमेगा ने, है ना। और बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है इस मास को किसने रिप्लेस किया, तो आप कहोगे आई ने, आई ने। और आई को क्या बोलते हो, मास है, ये आई है, आई को क्या बोलते हो, जड़त्व आघूर्ण, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आई को बोलेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास ही घूम रहा है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एम को क्या बोलते हैं, मास तो बोलते ही हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसको इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, केवल इनर्शिया, है ना, जड़त्व इसे कहते हैं। ये जड़त्व आघूर्ण है, ये केवल जड़त्व है। तो इसका मतलब ऐसी जगहों पे जब काइनेटिक एनर्जी निकालने चलेंगे तब हमें आई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे कोई पूछे लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी, कहते नहीं कहते हैं। कोई कहे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं साहब एंगुलर मोमेंटम होता है J इज इक्वल टू आई ओमेगा। देखिए V को किसने रिप्लेस किया, ओमेगा ने। तो मास को कौन रिप्लेस कर रहा है, मास को, फिर देखिए मास को कौन रिप्लेस कर रहा है, आई ने। यहां भी मास को आई ने रिप्लेस किया, वहां भी मास को आई ने रिप्लेस किया, ठीक है ना। फिर देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, आप कहते हैं F इक्वल टू एम ए, कोई बॉडी पर फोर्स लगाना है तो कितना फोर्स लगा सकना है, F इक्वल टू एम ए क्या है, व्हाट इज ए, दैट इज एक्सेलरेशन, त्वरण। कौन सा एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण, रेखीय एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, यही तो है ना। और इसी को अगर हम ये फॉर्मूला लिखें तो लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। लीनियर को किसने रिप्लेस किया, एंगुलर को। लेकिन यहां भी देखिए तो मास को कौन रिप्लेस करता है, आई। आप यहां हमेशा देख रहे हैं हर जगह लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर मोशन में जहां जहां आपको मास मिलता है, वही फॉर्मूला जब एंगुलर मोशन के लिए यूज किया जाता है तो मास को आई रिप्लेस करता है। इसका मतलब हमें हर वो बॉडी जो घूम रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमती है। जैसे बचपन में हमने लट्टू नचाया, धागा वागा बांध के बचपन में लटा ऐसे फेंका और लट्टू नाचता है। अब लट्टू के नाचने का स्टाइल क्या है, लट्टू कैसा होता है, देखिए ध्यान से, लट्टू कैसे होगा, लट्टू कुछ मेरे ख्याल से अगर कुछ समझ में आए भाई किसी को, तो कुछ ऐसे करके लट्टू होता है ना, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके होता है लट्टू, ठीक है। इसी को नचाना चाहते हैं। ये इस एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा लट्टू कैसे घूमता है, इस एक्सिस के अबाउट घूमता है, इसके अबाउट, यही तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसी के अबाउट घूमता है ना, ठीक है। इसके अबाउट घूमता तब तक इस लट्टू का कुछ मास तो होगा ही, 100 ग्राम 50 ग्राम कुछ तो मास होगा ही, इसका कुछ मास भी होगा। लेकिन क्योंकि ये घूम रहा है तो मुझे इसके मास की, कोई पूछे कि घूम रहा है लट्टू, इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, जबकि इसका मास 100 ग्राम है और एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है, कुछ दिया गया है 2 रेडियन पर सेकंड दिया गया है। पूछ रहा कोई इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्या बताएंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, नहीं, क्योंकि एंगुलर मोशन हो रहा है
तो हमें इस लट्टू का लिए अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा वैलिड होगा? इसके लिए तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का ये वाला वैलिड होगा, ये तो हुआ ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। ओमेगा तो मालूम है, आई कहाँ मालूम है। इसका मतलब मुझे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब लट्टू घूम रहा है तो मुझे इसके अबाउट आई पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इंजीनियर साहब लोग लट्टू तो घुमाएंगे नहीं, है ना, ये तो एग्जाम्पल लिया मैंने, लट्टू तो हम लोग घुमाएंगे नहीं मशीनों में। कभी सिलेंडर घूमेगा, कभी डिस्क घूमेगा, ठीक है, कभी कोन घूमेगा, कभी स्फेयर घूमेगा, ऐसी ऐसी कुछ चीजें होंगी। तो कुछ बेसिक बेसिक शेप का हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रखना पड़ेगा, जिससे कि जब वो घूमेगा हमें तो हम उसकी वैल्यू को यूज कर सके। और मान लो कोई चीज नहीं निकाल के रखी हुई है तो उसमें प्रूफ कर लेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला प्रूफ करने का मेथोडोलॉजी चाहिए, एक मेथड चाहिए। तो मेथड सेम वही होगा जो हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज किए थे। याद करिए, फिर से देखा जाए। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद करिए कि हम लोग कैसे निकाल रहे थे। तो आपने कहा था अगर आई एक्स निकालना है, आई एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन क्या लिखा था, वाई स्क्वायर डी ए। देखिएगा पिछले लेक्चर में यही तो किया था ना। एरिया घूम रहा था तो डी ए हो गया था, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा था तो वाई स्क्वायर डी ए हो गया था। और अगर आई वाई निकालना है कि वाई एक्सिस के अबाउट वो एरिया रोटेट करे तो इसको कहा था आपने एक्स स्क्वायर डी, कहा था ना, याद आया। आई जेड के अबाउट अगर घूम रहा है तो उसको आपने कहा था आर स्क्वायर डी, कहा था ना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, सारी बातें एरिया के लिए हो गई। तो अगर ये सारी बातें एरिया के लिए हो गई हैं तो अगर हम इसी को मास के लिए लिखना चाहें, ये बात किसके लिए है, ये सारी की सारी बातें हमारी फॉर एरिया के लिए है, एरिया के लिए, प्लेन बॉडी के लिए। अगर एरिया है तो ये फॉर्मूले हमने लिखे थे। अगर मास होगा तो क्या होगा, जहां जहां डीए है वही वही डीएम हो जाएगा, और क्या होगा। पहले छोटा सा मास लेंगे, मस्त घुमाएंगे उसको, जब वो घूम जाएगा तो कहेंगे इंटीग्रेट कर देंगे इसको, पूरे का निकल जाएगा। ठीक वैसे जैसे छोटा सा एरिया लिया, घुमाया, क्या निकाला, y से 2 बार मल्टीप्लाई किया, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। हाँ ये तो बताना ही भूल गए भाई, इसका भी एक दूसरा नाम भी तो हो सकता है। इसका तो दूसरा नाम भी, जैसे लिखा है ना मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास भी तो बोल सकते हैं, जैसे सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया बोल रहे थे पहले। ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर कर दें। इसी का एक नाम और भी है, क्या लिख सकते हैं, और क्या, सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास। मतलब मास का 2 बार मूवमेंट ले लो, है ना, जैसे एरिया का 2 बार मूवमेंट हम लोग ले रहे थे, तो इसके इतने नाम है, चाहे किशन कहो या श्याम। ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकेंड मूवमेंट ऑफ मास, हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। ठीक है ना, चलिए बात समझी जाए, आगे बढ़ी जाए। तो कुछ नहीं करना है, तो अगर हमें मास का निकालना है तो क्या कहना पड़ेगा, आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट जब मास को घुमाओगे तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम। ऐसे ही वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम। वैसे ही जेड एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। बात समझ में आ रही है। ये कब यूज किया जाएगा, जब हमारे पास मास होगा, मास, मास का मतलब यहां 2D बॉडी के लिए बात हो रही है और यहाँ पे 3D बॉडी के लिए बात हो रही है। तो इस फॉर्मूले से हम सिलेंडर का, कोन का, हेमिस्फीयर का, रॉड का, ऐसी बहुत सारी चीजों का जो जो मिलेगा सामने आता जाएगा, सबको ऐसे करते जाएंगे और फॉर्मूले बना के रखते जाएंगे। तो अभी अपने पास कुछ समय तो है, 15 मिनट 20 मिनट का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक तो करके आज देखते हैं, ठीक, एक करके आज देखते हैं। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। सपोज दैट आपके हाथ में एक डंडा है, ठीक है, डंडा, कैसा डंडा, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं आपके हाथ में एक लाठी होता ना, जैसे गांव में लाठी लाठी चलती थी पहले,
लठैत होते थे, उस टाइप की बात है। ये मान लीजिए एक लाठी है, ये देखिए एक लंबी सी लाठी, ठीक है। डंडा कहने का मतलब क्या है कि आपको उसकी लंबाई से वास्ता है, लंबाई ज्यादा है, डायमीटर से बहुत ज्यादा वास्ता है नहीं। आपको इस डंडे के बारे में क्या मालूम है, मान लेते हैं इसकी लेंथ मालूम है। सपोज दैट एक लाठी है, उसकी लेंथ एल है, ये लंबाई यहां से यहां तक एल है, और इसका मास मालूम है, मान लेते हैं टोटल मास कितना है, इसकी मास मान लेते हैं टोटल मास एम है, कैपिटल एम है। अब जरा सोच के बताइए, मान लीजिए मैं ऐसे बीच में खड़ा होके और अपने हाथों से थोड़ा सा ऐसे घुमा रहा, इस डंडे को, इस लाठी को मैं ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ऐसा मान लेता हूं, मैं ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, बहुत तेज घुमा रहा हूं, ठीक है। अचानक आप बीच में आ गए और आपके सर पे इस डंडे का ये किनारा टकरा गया, दर्द होगा, बहुत चोट लगेगी, आना नहीं बीच में, कैसा कहीं घूम रहा हो तो दर्द होगा ना, एक बहुत काफी तकलीफ होगी। याद कर, नोट कर लीजिए तकलीफ कितनी हुई, तकलीफ का कोई यूनिट मान लो 100 हो गया, 100 है ना, तकलीफ की यूनिट क्या होगी 100, मान लो 100 हो गया। फिर मैंने क्या किया कि अब मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, इस डंडे को मैं इसके अबाउट नहीं घुमाऊंगा, इस डंडे को मैं इसके इस एक्सिस के अबाउट नहीं घुमाऊंगा, इसको ले जाता हूं ऐसे। अब मैं इसी डंडे को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, बात समझ में आ रही ना, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। फिर आप बीच में आ गए, उतनी ही स्पीड से घुमा रहा हूं, फिर आपके सर पे चोट लग गई, दोनों ही केस में पेन हुआ। अब मुझे खाली ये बताओ कि फर्स्ट केस में पेन ज्यादा होगा या सेकंड केस में। ये फर्स्ट केस था, कौन सा फर्स्ट केस था, रुकिए मैं बता देता हूं, ठीक है। एहसास करके जो आपने फील किया हो वो बताइएगा, जो आपके मन में आया हो, कभी चोट लगी हो ऐसी चीजों से, बताइएगा। ये हमारा फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है ना। और ये देखिए बीच में आप आ गए थे तो आपके सर पे चोट लग गई थी, ठीक है, यहां बीच में आ गए, तो किस केस में ज्यादा पेन होगा, डंडे को इस एक्सिस के अबाउट अगर जब घुमा रहे थे फर्स्ट केस में तब, या जब इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे सेकंड केस में तब। जल्दी से, फर्स्ट हो तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड हो तो सेकंड लिखिए, है ना। यहां आपको पेन हो रहा है, चोट लगी, दर्द होगा, ये पेन फर्स्ट केस में ज्यादा होगा कि सेकंड केस में, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। आई एम वेटिंग योर आंसर चैट बॉक्स में। सर पे डंडा घूम रहा हो या आपने कभी घुमाया हो, किसी को मारा हो, आपको किसी ने मारा हो, हाँ सेकंड केस में, बहुत बढ़िया, सेकंड केस में आंसर आया है कि ज्यादा पेन किस में होगा, ज्यादा पेन होगा सेकंड केस में, इस केस में। क्यों होगा, क्यों होगा, कुछ बता सको तो चैट बॉक्स में बता दो, ऐसा क्यों होगा, जबकि लेंथ रॉड की वही है, मास वही है, लेंथ और रॉड का मास तो बदला नहीं, लेंथ और मास का रॉड तो बदला नहीं, तो ऐसा फिर क्यों हुआ, है ना। फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपको इस केस में ज्यादा पेन हुआ, मास नहीं बदला, स्पीड भी नहीं बदली, जो ओमेगा आप जो इस जिस स्पीड से आप यहां घुमा रहे थे उसी स्पीड से आप यहां भी घुमा रहे हो, स्पीड भी नहीं चेंज हुआ, कोई पैरामीटर चेंज नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुई। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से क्या हुआ, इस एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कुछ अलग होगा, और इस एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कुछ अलग होगा, दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे और पाएंगे कि इस एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उससे ज्यादा होता है ना, वो उससे ज्यादा होता है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, बात समझिए, बात समझिए, है ना, ये ऐसा होता है, ज्यादा होता है। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे तो सेम बॉडी थी, सेम स्पीड थी। इस केस में जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का, कोई पूछे कि लाठी में कितनी ऊर्जा थी,
तो आप क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो है ना। तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। ये बात समझ में आ रही ना, ये बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दोनों में सेम है, ओमेगा यहां भी ओमेगा यहां भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो आई है, इस केस में कम आएगा, इस केस में ज्यादा आएगा, अभी प्रूफ करेंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। इससे पता चला कि इस केस में इस रॉड के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम थी और इस केस में रॉड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। अरे बेटा, जब कम काइनेटिक एनर्जी आप पर ट्रांसफर होगी तो कम दर्द होगा, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर होगी तो ज्यादा पेन होगा, है ना। कोई कहता है कि ऐसे करके ऐसे मारा, आपके गाल पे एक चपत लगाई तो दर्द हुआ थोड़ा सा, उसी को मैं अपने हाथ को फैला के दूर से लाके ऐसे मारा, बहुत दर्द होगा। मैंने किया क्या, स्पीड वही रही, लेकिन देख रहे हो ना, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाथ का ज्यादा हो गया, ज्यादा एनर्जी इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो सारा खेल एनर्जी का है, लेकिन एनर्जी भी किस पे डिपेंड कर रही है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो हमारा फर्ज बनता है कि एक रॉड लें और रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें, इस एक्सिस के अबाउट निकालें, क्योंकि ऐसा तो अपने मैकेनिकल में होगा ही, ठीक है ना। तो आज मुझे लग रहा थोड़ा समय लगेगा इसको करने में, आज के लेक्चर में समय इतना मिल नहीं पाएगा, रस्तोगी सर आ जाएंगे, तो आज इसको हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक है। कल से हम लोग मिलेंगे तो सारे जितने भी चीजें हैं इन सबका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उनकी वैल्यू को फॉर्मूले के तौर पर स्टोर करके रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चीजों को ऐसे ही समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को, इस ऐप के लिंक को, यूट्यूब चैनल के लिंक को आप जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों से, क्योंकि अगर आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है तो अच्छी चीजें और भी लोगों तक जानी ही चाहिए, है ना। इसलिए प्लीज इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।